हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। बेटा सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करी थी। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि बेटा कि आज की क्लास से पहले पिछली क्लास के लेक्चर को रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज हम उसी को फर्दर सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फर्दर और आगे समझाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सेकंड लॉ के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि फोर्स बराबर जिसको हम कहते हैं, है ना, और ये हमने वर्ड्स में लिखा था कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन जिसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल, है ना बेटा। टाइम इंटरवल, हम टाइम हमेशा इंटरवल में ही होगा, तो इसीलिए इसको हम टाइम इंटरवल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में F बराबर जिसको हम कहते हैं बेटा डेल्टा P, और इसको हम कहते हैं डेल्टा T। छोटा टी कह लीजिए, बड़ा टी कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक, और आपको याद है कि ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ के स्टेटमेंट से निकाला था, विच स्टेट्स दैट कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर आपको याद है कि हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था जहाँ पे मास कांस्टेंट था और वेलोसिटी में चेंज हो रहा था। दूसरा वेलोसिटी कांस्टेंट थी और मास में चेंज हो रहा था, है ना बेटा। तो हमने ये भी बताया था ना कि F बराबर m डेल्टा v बाई डेल्टा t और या v डेल्टा m बाई डेल्टा t। ठीक, यानी कि मोमेंटम जैसा कि आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम में चेंज तब होगा जब मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी में चेंज हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास में चेंज हो। उसी को इक्वेशन के रूप में ये हम लोगों ने लिखा था। फिर हम लोगों ने वेरियस केसेस को डिस्कस किया था जहाँ पे मास कांस्टेंट है तो क्या होगा फोर्स, अकेला वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या फोर्स होगा। दोनों अगर वेरिएबल है तो दोनों की सिचुएशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने करी थी। अब इस फॉर्मूले को देखिए जिसको हम कहते हैं बेटा, इसमें आज के डेट में जो आज के लेक्चर में जो फॉर्मूला नंबर 1 है, F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं एज F इंटू डेल्टा T। बोलो बेटा, है ना। तो कई बार आप लोग छोटा टी और बड़ा टी में कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे टाइम जो है वो टी ही है, तो इसको हम छोटा टी ही कर दें, वरना तो आप जो है कई बार कंफ्यूज करने लग जाते हैं। तो डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है साहब, ये तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक, तो डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी। इस डेल्टा पी को हम कहते हैं बेटा इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज एक्चुअली क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो सीधी सी बात है, अगर हम डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो हम इम्पल्स जिसको हम आई से डिनोट करेंगे तो इसको इम्पल्स ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सिंपल, कई बार इम्पल्स कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, फिजिक्स को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, रटने की कोशिश मत करिए, है ना। कई बार क्या होता है, आप चीज़ों को रटने की कोशिश करने लग जाते हैं और अंडरस्टैंड नहीं करते। तो कई बार क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया था ना, कैपिटल टी लिख दिया तो आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे ये कैपिटल टी क्या है। तो फिजिक्स को समझिए कि अगर वो टाइम है तो छोटा टी हो गया या बड़ा टी हो गया, इररिस्पेक्टिव वो किसी से भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, कंसेप्ट को समझिए बेटा। फिजिक्स बहुत इजी है, बिलीव मी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। आप लोगों ने फिजिक्स को सिर्फ एक क्या कह सकते हैं ना, जिसको हवा बना रखा है कि साहब बड़ी फिजिक्स जो है वो बड़ी मुश्किल चीज़ है। नहीं बेटा, बिल्कुल ईजी है। आप अगर उसको रटेंगे तो पटक देगी। फिजिक्स तभी पटकती है जब आप उसको समझने के बजाय रटने की कोशिश करेंगे, तो बेटा फिजिक्स आपको नहीं छोड़ेगी, फिर पटक देगी, फिर और ऐसा पटकेगी कि फिर आप उठ भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है, फिजिक्स को समझिए, समझने की कोशिश करिए। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज द फोर्स एक्टिंग फॉर a very
शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इम्पल्स जिसको आई से डिनोट करेंगे, ये हो गया फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जिसको हम कहेंगे एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक, एक तो ये चीज हो गई, डेफिनेशन हो गई। और दूसरा जो अभी हमने बताया था कि एफ डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स इज ऑल्सो, हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड simply as the change in momentum। सीधी सी बात है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में चेंज, ठीक, रेट चेंज नहीं, सिर्फ मोमेंटम में चेंज, उसको हम इम्पल्स भी कहते हैं। तो इम्पल्स आई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा पी, जिसको हम चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। तो बेटा एक तो फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये भी हो गया, तो ये भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको सेकंड नंबर कह दें और इसको आज का थर्ड नंबर कह दें। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना बेटा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। ठीक, अब इम्पल्स को समझते हैं और इम्पल्स को समझने के लिए एक हम फोर्स टाइम ग्राफ बनाते हैं। आहा, बड़े डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो भाई तुम। ठीक है, तो हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे जिसको हम कहते हैं बेटा फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक, क्या होता है ये फोर्स टाइम ग्राफ? हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। लेट अस से ये हमने इधर वाई एक्सिस ले ली, इधर एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है, और इधर की तरफ हमने मेंशन कर दिया फोर्स, इधर हम लोगों ने मेंशन कर दिया टाइम। ठीक, सपोज कर लो कि एक छोटा टाइम मान लेते हैं, टाइम t1 से t2 तक, तो बेटा इंटरवल हो गया ना t1 और t2, और इन दोनों के बीच का इंटरवल हो गया डेल्टा t, है ना, इसको छोटा t कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइम इंटरवल के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से पहले तो वर्टिकल लाइन खींच दी, ओ हो, थोड़ा सा खिसका दिया, ओके, ये भी थोड़ा सा खिसका दिया, ओके, ओहो। आप भी सोचते होंगे सर कभी कभी बच्चों की तरह एक्टिंग करते हैं, क्या करें, बच्चों के साथ रह रह के बच्चे ही बनना पड़ता है भाई, है ना। चलिए, अब सपोज कर लो कि शुरुआत में फोर्स जो है वो हमारे पास t1 टाइम पे, ये हमारे पास पॉइंट हो गया जहाँ पे फोर्स लग रही है। अरे ए पॉइंट पे हो गई, तो उस समय फोर्स जो लगी वो लेटस से ये लगी फोर्स, ए पॉइंट पे हमने वर्टिकली फोर्स ये दे दी, ये फोर्स लग रही है, लेटस से ये फोर्स हो गई F1। ठीक, अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे फोर्स मान लीजिए कम हो गई, और t2 टाइम पे लगने वाली फोर्स जो हो गई वो मान लेते हैं लेटस से F2 हो गई, ये t2 टाइम पे आ गया। तो t2 टाइम पे जो फोर्स लगी वो F2 फोर्स लगी। ठीक है बेटा, बॉडी कहाँ तक गई, t1 से t2 टाइम तक गई, है ना, पोजीशन A से पोजीशन B तक में। ठीक है, सिंपल बात है, यानी कि इस समय फोर्स लगाना शुरू किया और उस समय फोर्स ज़्यादा थी, कितनी लगी, F1, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, यानी कि t1 से हम टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं, t2 तक जा रहे हैं, फोर्स धीरे धीरे कम हो रही है और कहाँ तक हो गई, F2 तक हो गई। ठीक है, तो एक छोटे टाइम के लिए आपने जो फोर्स लगाई वो आपने F1 और F2 के बीच की फोर्स लगाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ हो जाएगा जिसको हम कहते हैं बेटा फोर्स टाइम ग्राफ। और जैसा कि आप जानते हैं पीछे हमने लिखा था कि बेटा इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बेटा फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो हमें बताएगा इम्पल्स। ये जो एरिया है ये दिख रहा है शेडेड पोर्शन, तो एक तो ट्राइंगल का एरिया हो गया और बेटा दूसरा ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इसीलिए देखो अलग डिज़ाइन की शेड हमने करी है, क्योंकि एरिया इसके नीचे का, ये जो लाइन है इसके नीचे का एरिया जो हो गया, एक तो ये A1 हो गया जो कि ट्राइंगल का एरिया हो गया,
और दूसरा ये A2 एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ये बताएगा क्या, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। बेटा ध्यान रखिए किसका ग्राफ बना रहे हैं, फोर्स टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो फोर्स और टाइम के नीचे का जो एरिया है, उस ग्राफ के नीचे का एरिया इम्पल्स बताएगा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस कंडीशन में, जो कि किसके बराबर है, A1 के बराबर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि किसके बराबर है, A2 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों एरिया का सम इम्पल्स बताएगा। कोई दिक्कत है? अब ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, इतने तो आप लोग होशियार हो के ये सब निकाल लोगे, इसको मुझे बताने की ज़रूरत तो क्या है ना? ये सब तो आप निकाल ही सकते हैं, कंडीशन है ना? ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा ग्राफ की ये शेप आएगी। भाई हो सकता है स्ट्रेट लाइन आए तो सीधे सीधे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो ये बातें हो गई जिसको हम कहते हैं क्या है बेटा, इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए जो उस चीज से बात करते हैं इम्पल्स के बारे में जो आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्रिकेट। देखिए क्रिकेट के केस में गेंद को देखते हो बेटा, जब आप फील्डर कैच करता है तो आप देखिए बॉल आ रही है और वो बॉल को पकड़ते साथ हाथ को पीछे लाता है, ऐसे यूं लाता है। ठीक, यानी कि कैच को क्या करेगा, वो बॉल को फॉलो करेगा हाथ के साथ। इससे क्या होगा, देखो बेटा सीधी सीधी सी बात है, इम्पल्स पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, बराबर चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स इनटू डेल्टा टी, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। पहले तो इसको समझ लेते हैं। ठीक, अब देखो बेटा बॉल जब आ रही है तो वो मोशन में है और उसको रेस्ट पे आना है, तो बेटा चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी तो फिक्स है, उस पर तो कंट्रोल है नहीं क्योंकि वो तो हवा पे है। अब उसको रोकना है बॉल को, तो बेटा बॉल का मास, बॉल की वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम उसका 0 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम तो आपको फिक्स रखना है। ठीक, अब अगर मान लीजिए टाइम को कम कर दें तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो बेटा अगर आप यूं पकड़ेंगे तो फोर्स हाथ पे ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी, हाथ पे चोट भी लगेगी और बॉल हो सकता है छिटक के दूर निकल जाए। ये भी बात हो सकती है कि बाउंस हो जाए बॉल। तो इसलिए करते क्या हैं कि बेटा हाथ को बॉल की डायरेक्शन में लेके आते हैं कैच पकड़ने के लिए, उससे टाइम बढ़ा देते हैं, फोर्स कम हो जाएगी ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, है ना बेटा? चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट हो गया, वो पर्टिकुलर बॉल के लिए तो वो कांस्टेंट हो गया। तो टाइम बढ़ा के हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इससे हमारे हाथ पे भी चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। ये बात तो एक तो समझ में आ गई। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं तो बेटा देखिए बैट को पूरा ऐसे स्विंग करके बॉल के कांटेक्ट में लाते हैं, है ना? यूं ऐसे करते हैं पूरा, और जितनी देर तक वो बॉल और बैट का कांटेक्ट होता है बेटा, तभी वो छक्का बाउंड्री बॉल के बाहर जाता है ना? कहते नहीं है, आपने कभी भी उनको कमेंट्री वालों को सुना होगा कि टाइमिंग सही नहीं है ना? टाइमिंग का मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में बॉल और बैट का जितना ज्यादा कांटेक्ट रहेगा, ठीक, तो फोर्स उतनी ही कम लगानी पड़ेगी और उस कंडीशन में मोमेंटम हमारे पास चेंज होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर बॉल आ रही है एक सर्टेन वेलोसिटी से और उसको बाउंड्री वॉल के बाहर भेजना है तो एक सर्टेन मोमेंटम चाहिए ना, चेंज इन मोमेंटम सर्टेन चाहिए। मोमेंटम आने वाला और मोमेंटम जाने वाला, तो चेंज इन मोमेंटम फिक्स हो गया, सर्टेन चाहिए। अब वो मोमेंटम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा और टाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हाथ की ताकत तो काउंट करेगी, लेकिन साथ ही साथ टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, तभी वो छक्का जाएगा। सिर्फ हाथ की ताकत से काम नहीं चलेगा,
हाथ की ताकत मान लीजिए कम हो गई, टाइमिंग ज़्यादा हो गई तो भी छक्का नहीं जाएगा, या फिर टाइमिंग कम हो गई, हाथ की ताकत ज़्यादा है तो भी छक्का नहीं जाएगा, तो भी कैच आउट हो जाएगा बाउंड्री वॉल पे। तो बेटा दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, हाथ में ताकत भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तभी वो छक्का जाएगा। ये कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखते हैं कि बेटा कई बार क्या होता है कि जैसे कि जिसको हम कहते हैं ना, कौन, स्टंटमैन, फिल्मों में स्टंटमैन बिल्डिंग से नीचे कूद रहे हैं। अब कैमरा तो उनको कूदते हुए दिखा रहा है, वो वास्तव में कूद भी जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा बैलून वो फूला हुआ होता है ना, वो उनको जब वो गिरते हैं तो उनको चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जब वो उस बैलून के ऊपर गिरेंगे बेटा तो टाइम बढ़ जाएगा, है ना। जब फॉल ऑफ टाइम, बैलून के साथ कांटेक्ट करते करते उनका रिटार्डेशन का टाइम बढ़ गया, वो टाइम बढ़ गया, तो उस कंडीशन में उनके शरीर पे लगने वाली फोर्स क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मोमेंटम में चेंज तो फिक्स हो गया। एक सर्टेन हाइट से जब आप गिरेंगे तो आपको एक मोमेंटम में चेंज जो होना है वो तो फिक्स हो जाएगा। इस तरह से करके हम इम्पल्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी क्या कर सकते हैं बेटा, स्टडी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जिसको हम कहते हैं बेटा इम्पल्स ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ गई हैं, है ना। और ये सब चीज़ें एक्चुअल में वही बात हो गई कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो समझने वाली होती हैं रादर देन रटने के कंपैरिजन में। तो आप समझेंगे, बस उसके बाद अपने वर्ड्स में डाल दीजिए और क्या है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? आइए इसको समझते हैं। फॉर एवरी एक्शन, हो, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, अब एक्शन रिएक्शन पेयर अगर इक्वल है तो बेटा फोर्सेस बैलेंस होंगी। कई बार अनइक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अनइक्वल नहीं हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं, लेट अस से हमने एक टेबल ले ली, ठीक है साहब, लो जी ये हमने टेबल बना दी, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर हमने कुछ ऐसे एक बुक रख दी, किताब रख दी, ये हमने ऐसे एक किताब रख दी, ये ठीक है, किताबी टाइप की चीज़ लग रही है ना भाई, हैं, लग तो रही होगी। अरे चलो समझ लेना, किताब टाइप की चीज़ रखी हुई है, अब इतना क्या दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वेट किधर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये देखिए इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, जिसको हम mg कहेंगे। क्या ये बुक नीचे जा रही है, टेबल पे रखी हुई बुक क्या नीचे ज़मीन पे जा रही है? नहीं जा रही ना। क्यों? क्योंकि टेबल इक्वल अमाउंट का रिएक्शन दिखा रही है बुक के ऊपर। तो रिएक्शन इक्वल अमाउंट की जब ऊपर लगेगी, इसको हम रिएक्शन कहते हैं, कई बार इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ए रिएक्शन फोर्स। तो एवरी एक्शन, एक्शन हुआ mg, रिएक्शन हुआ r। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। इसको समझेंगे बेटा, कहने को तो न्यूटन के लॉ 3 स्टेटमेंट हैं, लेकिन भाई साहब जब सवाल करते हैं तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी जान ले लेते हैं। कहने को तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट हैं, लेकिन इसको गहराई में समझना वही हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होगा।
और बेटा जब तक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए कि चीज़ों को समझने की। तो हमने बुक को टेबल के ऊपर रखा, पहली बात तो टेबल जैसी चीज़ भी बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लो जी, टेबल भी बना दिया। हाय 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 हाय, अरे लो जी, आपको पूरा 3 डायमेंशनल टेबल बना के दिखा दिया। आय हाय हाय हाय, वैसे तो मेरी इतनी परफेक्ट ड्राइंग नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो आइडिया लग गया कि हाँ भाई टेबल है और उसके ऊपर एक किताब रखी हुई है और उसका वेट, ये तो बेटा क्या हो गया, जिसको हम वेट कहते हैं, है ना, तो इसको हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसी को हम एक्शन भी कहेंगे, है ना। और ये जो हो गया इसको हम कहते हैं क्या, रिएक्शन। तो रिएक्शन गिवन बाय टेबल, एक्शन हुआ टेबल पर, दिया किसने, बुक ने। समझ में आया। तो बुक का वेट टेबल पर एक्शन दे रहा है, रिएक्शन किसने दिया, टेबल ने। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। देखो बेटा, एक्शन हो रहा है टेबल पे, टेबल दिखा रही है रिएक्शन किस पर, बुक पर। तो बुक के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो देखिए mg और r दोनों बराबर हो गई। तो बराबर हो गए तो यानी कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई ना। इसी को तो हमने बेटा लेक्चर 1 में याद है शुरू में बोला था, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को, है ना। तो वही चीज हो गई कि बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई। तो हम कह सकते हैं व्हेन फोर्स इज बैलेंस्ड देन नेट फोर्स, बेटा नेट का मतलब रिजल्टेंट, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब हो गया कि सारी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। तो नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट, व्हेन फोर्स इज बैलेंस एंड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स को हम कहते हैं जीरो। ये क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक। और जब फोर्स अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस है, देन क्या हो गया, एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ज्यादातर केसेस में मास कांस्टेंट लेंगे तो वहां पे बेटा हमने आपको बताया था ना एम ए होता है ना। तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, जो कि नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो है बेटा, ध्यान रखिए, नॉन जीरो। ये तब होगा जब फोर्स क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई, ठीक। अब सपोज कर लो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं खड़ा हूं जमीन पे, क्या मैं जमीन के अंदर जा रहा हूं, नहीं। क्या मैं जमीन से ऊपर उड़ रहा हूं, नहीं। तो मतलब बैलेंस्ड हो गई सारी फोर्स। मेरा वेट जमीन पे लग रहा है, वेट जमीन पे लग रहा है, जमीन मेरे ऊपर दिखा रही है रिएक्शन आर ऊपर की तरफ, ठीक। वेट और रिएक्शन बैलेंस हो गए, यानी कि ना तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी हो गई ना तो नीचे वाली फोर्स बड़ी हो गई। इसीलिए मैं इक्विलिब्रियम में दिख रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर लग रही है फोर्स बैलेंस्ड हो गई। तो नेट फोर्स हो गई जीरो, यानी कि रिजल्टेंट जीरो। तो मेरी बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं। अब सपोज करिए मैं सोचता हूं कि मैं बिल्डिंग की छत पे चला जाऊं और उसके बाद हवा में चलूं, चल पाऊंगा क्या? आप कहेंगे सर क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, नीचे गिर जाओगे और उसके बाद पापड़ बन जाओगे, फिर पापड़ बन के ऊपर चले जाओगे, यही होगा ना, यही होगा एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं बिल्डिंग को क्रॉस करके हवा में जैसे ही पैर रखूंगा, ये रिएक्शन जीरो हो गया, क्योंकि एयर आपके शरीर को रिएक्शन नहीं दे रही है। अब होगा क्या, वेट अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, जिसकी वजह से अब आप नीचे आने लगेंगे और नेट फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स, जो कि नॉन जीरो हो गई। बेटा कंसेप्ट समझ में आया? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया?
क्लैरिटी से समझ में आ गया? इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल दें बताओ आप हमको, है ना? आगे चल के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन आपको मिलेगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो फिलहाल थ्योरी पे रिलेटेड जो बात है वो मैंने तो बस स्टेटमेंट के रूप में और ये एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के रूप में इतना ही से ही बात होती है। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी हम और देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने क्या किया, पहले तो हमने एक टेबल बना ली, अल्लाह जी एक टेबल बना दी, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया भाई, टेबल टेढ़ी बन गई क्या? अरे भाई बड़ी आफत है यार, बड़ी आफत है। लो टेबल जैसी चीज़ बना दी, लो जी, है ना। अब इसके ऊपर छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, इतना भी छोटा नहीं है, रख दिया। अब क्या होगा, चलो बताओ बेटा, फोर्सेस बताओ क्या क्या फोर्सेस लग रही। वाइट कलर से फोर्सेस को मार्क करेंगे। एक तो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, क्या लग रही है, इसका वेट, और इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर एक तो रिएक्शन लग रहा है आर ऊपर, ठीक, तो ये हम लिख देंगे रिएक्शन आर ऊपर लग गया, वेट एम जी नीचे लग गया। ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, क्या ये ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं। यानी कि ऊपर और नीचे वाली फोर्स तो बैलेंस हो गई। तो फॉर दिस ब्लॉक आर और एम जी बैलेंस कर गए, बराबर हो गए। ये कौन सी फोर्स हो गई बेटा? बैलेंस्ड फोर्स हो गई। दिख रहा है ना? बोलो बेटा कोई दिक्कत? बैलेंस्ड फोर्स हो गई, कोई मोशन नहीं है। अब माना क्या माना कि हमने इस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स लगा दी, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, इसको हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स, एफ ए। तो एफ ए जिसको हमने कहा अप्लाइड फोर्स हो गया। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या? इधर लगाई, अब इधर की तरफ कोई फोर्स लग रही क्या? अपोजिंग फोर्स? नहीं, अब नहीं लग रही है। तो अब ये हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई। तो अप्लाइड फोर्स यही हो गई जिसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, है कि नहीं? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या देगी बेटा? हमें मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि नेट फोर्स दे देगी। तो बेटा अप्लाइड फोर्स एफ ए बराबर अनबैलेंस्ड हो गया, जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर सपोज करो ये हमारे पास जो फोर्स है इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है और इसका मास मान लो लेट अस से 2 kg है, तो बेटा उस स्थिति में जो उस पे उसका एक्सेलरेशन होगा वो बराबर किसके हो गया? अप्लाइड फोर्स अपॉन मास। अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन की, मास हो गया 2 kg का, यानी कि एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन अब इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा और ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स है। बेटा जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा ना, सीधा सा लॉजिक यही है। अब ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्स तो बैलेंस कर रही है, वो तो बैलेंस्ड है, तो उधर तो मोशन नहीं हो रहा है। किधर अनबैलेंस्ड है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अनबैलेंस्ड है, तो उधर एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है साहब, क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इम्पल्स जिसके बारे में आज हम लोगों ने बेटा बात करी है, क्लैरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में
हम कुछ आए हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे एनटीएससी के, मज़ा आएगा। लेकिन बेटा न्यूमेरिकल करने से पहले वंस अगेन वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, रिवाइज ज़रूर करिएगा। मेरे लेक्चर्स को रिवाइज किए बगैर न्यूमेरिकल कतई मत करिएगा, नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।